नमस्कार। हर संडे की तरह आज भी जुड़ चुका हूँ और हमारा वही क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में जो कुछ क्लिपेट्स और पॉइंट्स बाकी हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो मुद्दे हैं वो डायरेक्टली आपके रिकवरी पे इम्पैक्ट करते हैं अगर इन क्रेडिट रिस्क के बारे में हमने कोई ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई या फिर हम लोग थोड़ा इग्नोरेंट रहे या फिर थोड़ा ध्यान नहीं किया। होता ऐसा है कि सैंक्शन तो हम लोग कर देते हैं प्रोसेस अप्रेजल करके, जो भी हमारे क्रेडिट की पॉलिसी है ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी नॉर्मली ऑफर टू द बोरोवर, we do the sanctioning also. But then there are other allied activities which are functional around this proposal till it starts walking in a fast track. There are hiccups in the initial period, but then those hiccups are required to be controlled satisfactorily and monitored satisfactorily. If you have a system which will keep track of all these things, it will not be difficult for you. The most important part in this area of credit, which I feel is very critical, is that valuation of immovable properties. Per se, valuation is a very big topic. क्योंकि क्या वैल्यू एक्सेप्ट करना, ये हर एक बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, बिकॉज देयर आर 3 or 4 मेथड्स. वन इज द रेगुलर मार्केट वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, इस तरह के होते हैं वैल्यूएशन. ये वैल्यूएशन के बारे में आजकल ज़्यादा डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि आप जब वैल्यूएशन करते हो और लेंडिंग करते हो, अकाउंट जब आगे जाके एनपीए बनता है, तो ये वैल्यूएशन कैसे गलत था ये तुम्हारे रिकवरी वाले बंदे आपको बताते हैं. तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि हमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोलैटरल और सर्टेन परसेंटेज ऑफ principal security चाहिए, depending upon the margin that we are comfortable with, but we need to have defined processes as to which kind of valuation is required to be considered while evaluating the request of the borrower. अभी ये valuation का जो एरिया है इसमें आप कुछ पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो. इसका मतलब ये है कि you can keep a lower collateral value. When you keep a lower collateral value, what you can do is that you can take the value which is under distress sale. इसका मतलब ये है कि तुमने collateral valuation का जो प्रिंसिपल है वो मैच कर दिया डिस्ट्रेस सेल से. कल जाके खुदा ना खास्ता अकाउंट एनपीए होता है तो आपको पता है कितनी वैल्यू आने वाली है. नहीं तो होता क्या है कि हम लोग मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पकड़ते हैं और जब डिस्ट्रेस सेल में जाते हैं ऑलमोस्ट 50% 60% डिस्काउंट से प्रॉपर्टी जाती है. To try to make it more practical, so that your own policy is, if you say that we will require only 25% collateral, then you can think of having a valuation which is to be accepted as a distress sale, because the valuer will give based on his judgment and his mathematics of valuation, he will give you a certificate. All these values he will quote. But for the appraisal, you need to consider that which value you are considering for the purpose of recommending the sanction. And then you can always make an exception where the borrower is with you for certain number of years. You can consider practically as to what could be the valuation that can be treated for a particular borrower of the. ये बहुत ही flexible area है ये. लेकिन flexible area जब आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता है उस वक्त सब सवार आते हैं, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे आते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क विच वी need to ensure that valuation is done in a proper way. There are certain other methods which the banks are using. In case of big ticket loan, हर एक बैंक का अपना अपना big ticket loan का साइज डिफाइन किया होता है. कुछ बैंकों में 50 लाख है, कुछ बैंकों में 50 करोड़ है. तुम्हारा अपना बिग टिकट साइज क्या है? वो जो बिग टिकट साइज का जो लोन होता है उसमें और एक रिस्क होती है. तुम्हारे पास ब्रांच में जो स्किल सेट चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो उपलब्ध नहीं होता है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर बोरोवर सिग्नेचर करता है, ब्रांच डिसबर्समेंट कर देता है, आपको कुछ दिनों के बाद पता चलता है. कुछ बैंकों ने इसमें ये रिस्क इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए एक चीज कही है, एक चीज करते हैं, वो उसको ये कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट
क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सैंक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, देन देयर इज अ सीनियर अथॉरिटी एट द सेंट्रल ऑफिस और हेड ऑफिस which scrutinizes the documents which are executed, and the concerned branch is required to plug the loopholes in the execution also. So this is one more area method in which you can go for a second inspection internally, where under the chances of defective documentation, which of course borrower try to take advantage of it, that can be avoided by you if you set up a document clearance certificate kind of a process, which will be a part of your credit appraisal, that is post sanction kind of thing. But then you enter into a perfection of security, because that is one of the key thing. In case of bigger accounts, the disbursement advisory has to be given to the controlling office or the sanctioning authority, where that you are going to part with the money, that is equally important. ये होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल लट लेके आप सबके पीछे पड़ी है, वो है end use verification. You must have a proper mechanism of end use verification. Preferably, do not credit the proceeds to the savings or current account of the company or the borrower, for the simple reason you need to give it directly to the vendor from whom the goods are being purchased, along with the margin of the borrower, or if the margin is already paid, a proper evidencing of margin is required to be kept, that there is appropriate contribution from that particular borrower. इंड्यूस के बारे में रिटेल लोन्स जब आते हैं तो रिटेल लोन्स के बारे में बहुत गड़बड़ होती है, और उसमें फिर इंड्यूस किसी तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिवली इकट्ठा करते हैं. मेनी टाइम्स यू गो फॉर अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट or a valuer or a architecture, but then these need not be necessarily accepted by Reserve Bank of India. So end-use verification funds कहाँ जा रहे हैं? डाइवर्शन तो नहीं हो रहा है. अगर ये डाइवर्शन नहीं हो रहा है तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आपका एंड यूज जिस पर्पस के लिए आपने लोन दिया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है या नहीं. पर सबसे वीक एरिया कौन सा आता है? तुम्हारी वर्किंग कैपिटल लिमिट. तुम्हारे वर्किंग कैपिटल लिमिट में यू डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रैकिंग द डेबिट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैपनिंग. टेक्निकली आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट में सिर्फ approved creditors of the company are required to be settled and you need to keep a track of it. Practically it is not possible, theoretically ये बात होती है, लेकिन you need to have a monitoring mechanism wherein you are in a position to track which are the payments the borrower is making. Any payment which is not in the part of working capital, जैसे कि किसी का लोन उसने दे दिया या किसी को लोन उसने दे दिया, he is not supposed to do that. You need to control it, you need to recall it to the extent that you can even return, because your sanction letter contains certain clauses wherein the utilization of funds is described properly. So that is one more area where the bankers are failing and you need to pull up your stocks, because this is where the risk starts entering your books. And theoretically ये कहा जाता है कि short term funds lent for long term purposes is also a diversification. Working capital दिया, वो मशीन लेके आ गया, that is diversion. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है. और एक छोटी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि परफेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड चार्जेस. आजकल बहुत सारे चार्जेस आपको अलग अलग अथॉरिटीज को रजिस्टर करने पड़ते हैं. सरसाई है, आरओसी है, ये सब चार्जेस आपको नोट करने पड़ते हैं. या फिर आप कोई लैंड मॉर्गेज करते हैं तो लैंड एक्सट्रैक्ट पे आपका चार्ज होना बहुत ही जरूरी है. ये परफेक्शन ऑफ सिक्योरिटी का इंसिस्टेंस आपको करना चाहिए. आपका इंटरनल इंस्पेक्शन या इंटरनल ऑडिट जो है वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ऐसा मेरा मानना है. मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन के चार्जेस जहां भी रजिस्टर करवाने हैं टाइमली करवाइए, क्योंकि अगर आप वो टाइमली नहीं करवाओगे अलग तरीके की रिस्क आपके बुक्स में घुस जाती है. अलग तरीके की मतलब डिफॉल्ट रिस्क. That's what happens, and when there is a default and if your documentation is not perfect, if your charges are not perfect, it is not easy for you to recover the dues from the particular borrower. And these are the areas which I feel you should continue to harp on, continue to focus on. These are small things, but then many banks are not taking proper care and facing a lot of difficulties in the recovery of dues.
one or two sessions in the area of credit I'll conduct in the coming Sundays. I hope you are liking the ideas which I am trying to share with you, because if there is no system in these particular areas or the points which I have shared with you, design, develop, deploy, क्योंकि ये अगर आप नहीं करते हो तो योर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। हम लोग जब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तब ये सब चीजें फिर से रिपीट होने वाली है, लेकिन आज इतना ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। मैंने मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस के बारे में कुछ कहा नहीं है, वो शायद एक दो संडे में मैं आपके साथ पेश होऊंगा इन सब्जेक्ट के बारे में। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सवाल पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।